हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के BHDAE 182 के वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों, हमने BHDAE 182 के पहले वीडियो सेशन में अध्याय 1 के विषय वस्तु पे चर्चा की थी, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने भाषा का स्वरूप और प्रकृति तक चर्चा कर ली थी। तो आज का जो हम लोगों का वीडियो सेशन होगा उसमें हम लोग भाषा के विविध स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से भाषा के विविध स्वरूप हैं। तो ये रहा दोस्तों भाषा के विविध रूप, ठीक है। दरअसल भाषा का वर्गीकरण बहुत सारे आधारों पर हुआ है, जैसे भौगोलिक अथवा क्षेत्रीयता के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर, प्रयोजन परकता के आधार पर, ठीक है। तो इतने सारे आधार हैं जिनके आधार पर भाषा वर्गीकृत हुआ है। एवं हम ये भी कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भाषा के विविध विविध स्वरूप देखने को मिलते हैं, इसलिए इनका विभाजन इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे भौगोलिक अथवा क्षेत्रीयता के आधार पर, ठीक है। तो भौगोलिक अथवा क्षेत्रीयता के आधार पर बोली को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सबसे पहला है व्यक्तिगत बोली, ठीक है, या फिर हम इसे व्यक्ति बोली भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइडियोलेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मुख से निकाली गई बोली व्यक्ति बोली है अथवा व्यक्तिगत बोली है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ, मैं अपने मुख से, अपने मुख विशेष से आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, तो ये मेरी पर्सनल बोली है, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत बोली है, इसलिए हम लोग इसे व्यक्ति बोली की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं, स्थानीय बोली की, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं प्रतिदिन आप लोगों से वीडियो के माध्यम से अकेले चर्चा करता हूं, ठीक है, विषय वस्तु पर बातें करता हूं आप लोगों से। एक क्षण के लिए आप लोग मान लीजिए कि मेरे साथ में 2-4 व्यक्ति और बैठे हुए, ठीक है, और वो 2-4 व्यक्ति एवं मैं, ठीक है, हम सभी मिलकर किसी वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उस समय मेरी बोली और जो वो 2-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं उनकी बोली सभी मिलकर एक अन्य प्रकार की बोली का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग स्थानीय बोली के नाम से जानते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में अगर हम लोग कहें दोस्तों, तो बहुत से व्यक्तिगत बोली मिलकर एक बोली का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग स्थानीय बोली के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नीचे देखते हैं कि अगली बोली कौन सी है। तो अगली बोली है दोस्तों उपबोली, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से उपबोली पे चर्चा करूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए अभी मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पे भी हिंदी बोली जाती हो, लेकिन मेरे हिंदी का जो स्तर है वो आप लोगों के इलाके के हिंदी के स्तर से अलग हो, ठीक है, लेकिन है तो दोनों हिंदी ही। हो सकता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों से औपचारिक रूप से बात कर रहा हूँ, प्रेम से बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों के इलाके में प्रेम पूर्वक बात ना की जाती हो सकता है मैं यहाँ पे आप लोगों से आपसे मतलब आपसे जो है आप कह के बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग वहां पे तुम कह के बात करते हो। तो देखिए हिंदी ही है, ठीक है, लेकिन स्तर अलग अलग है, ठीक है, मतलब बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी जो स्थानीय बोली है, ठीक है, यहाँ पे स्थानीय बोली हिंदी है, ठीक है, और वहां की स्थानीय बोली जो है वो भी हिंदी है। तो ये वाली स्थानीय बोली जो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और वो वाली स्थानीय बोली जो कि आप लोग वहाँ बोलते हैं, तो वो दोनों स्थानीय बोली को मिलाकर जो बोली बनती है उसे हम लोग उपबोली की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलाकर एक उपबोली का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग घ नंबर पे चर्चा कर लेते हैं और यह है बोली, जिसे हम लोग डायलेक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने ऊपर में चर्चा करी आप लोगों से, वहां की बोली और यहाँ की जो बोली है स्थानीय बोली, उन सभी को मिलाकर उपबोली बना, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अब बहुत सारे उपबोलियां आपस में मिल गई हैं, ठीक है, और बहुत सारी जब उपबोलियां आपस में मिल जाती हैं तो उसी परिस्थिति में बोली का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और हम लोग इसके परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि एकाधिक उपबोलियां मिलकर एक बोली का निर्माण करती हैं, और इसे हम लोग विभाषा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैंने हिंदी का एक उदाहरण लिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि यहाँ की स्थानीय हिंदी कुछ और है, वहाँ की स्थानीय हिंदी कुछ और है। लेकिन याद रहे दोस्तों, हिंदी जो है यह एक भाषा है, ठीक है, क्योंकि हिंदी की लिपि है, और जिन भी बोली अथवा भाषाओं की लिपि होती है उसे हम लोग भाषा की संज्ञा देते हैं, ठीक है, चाहे वो बोली कोई सा भी हो। मैंने यहाँ पर आप लोगों को
भोजपुरी की छपरिया, खखार, यहाँ पर जो आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं छपरिया, खखार, साहवाई, गोरखपुरी इत्यादियों के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि ये सभी जो उपबोलियां हैं इनके बारे में बहुतों को पता नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारी उपबोलियों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने हिंदी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि उपबोली का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा लिखा गया है। अब जो है दोस्तों वो है उपभाषा, ठीक है। अब हम लोग उपभाषा के बारे में बातें करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मान लिया जाए कि अभी मैंने आप लोगों से बोली की चर्चा की, जिसमें हमने आपको बताया कि बहुत सारी उपबोलियां मिल जाती हैं तो बोली बन जाती है, ठीक है। अब एक क्षण के लिए मान लीजिए दोस्तों कि बहुत सारी बोली मिल जाए, ठीक है। जैसे कि आपके क्षेत्र की जो बोली है, या फिर हम कह सकते हैं आपके क्षेत्र की स्थानीय बोली, मेरे क्षेत्र की स्थानीय बोली, फिर आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय बोलियां, काफी सारी बोलियां मिल जाए तो उपभाषा का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे कि बिहार की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। बिहार में कहीं पे भोजपुरी बोला जाता है, कहीं पे मैथिली बोला जाता है और कहीं पे मगही बोला जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये बोलियां हैं, ठीक है। भोजपुरी बोली है, मैथिली बोली है, मगही बोली है, ठीक है। और जब ये सभी बोलियां आपस में मिल जाती हैं तो एक वर्ग का निर्माण करती है, जिसे हम लोग उपभाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में कहे तो अनेक बोलियां मिलकर एक उपभाषा बनती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो है ये है भाषा, और इसके बारे में जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दोस्तों, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जिसमें एकाधिक बोलियां अथवा उपभाषाएं मिलकर एक भाषा बनाती है, ठीक है। किसी भी भाषा में ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता और मानकता, ये 4 गुण पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता और मानकता के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर हम लोग भाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी स्थानीय बोली है, उपबोली है, बोली है, उपभाषा है, सभी को मिला दिया जाए तो एक भाषा का निर्माण स्वतः हो जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, भाषा की लिपि होती है, ठीक है, और भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर कई सारी चीजें समाहित हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐतिहासिकता के बारे में। दोस्तों, ऐतिहासिकता से अर्थ है, मतलब भाषा की जो ऐतिहासिकता है उसका अर्थ है कि उनका विकास कैसे हुआ, किस परंपरा से ये भाषा आई है, इसे ही हम लोग भाषा की ऐतिहासिकता कह सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम लोग भाषा के जीवंतता की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो भाषा है इसका प्रयोग एवं प्रचलन कब से है, कब से ये प्रयोग में है, और लोग जो है इस भाषा को कब से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाषा के स्वायत्तता के बारे में, ठीक है। भाषा के स्वायत्तता का अर्थ है कि भाषा का सभी क्षेत्र में प्रयुक्त होना, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो या अन्य, मतलब हम ये कह सकते हैं बैंकिंग का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर साहित्य का क्षेत्र हो, जितनी भी क्षेत्र हैं, ठीक है, भाषा का उन सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होना ही स्वायत्तता है, ठीक है। जब हम लोग भाषा के मानकता की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा की जो संरचना है उसमें कितनी एकरूपता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है कितना मानकीकरण किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाषा को भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे किस आधार पर भाषा का वर्गीकरण हुआ है। अब प्रयोग के आधार पर भाषा का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर किस तरह से भाषा का वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। तो मूलतः दोस्तों, प्रयोग के आधार पर भाषा को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है सामान्य बोलचाल की भाषा, ठीक है। हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा को हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा का नाम देते हैं, ठीक है। और इसी सामान्य बोलचाल की भाषा को हम लोग संपर्क भाषा भी कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साहित्यिक भाषा के बारे में। दोस्तों, ये साहित्यिक भाषा क्या है, ठीक है। भाषा का आदर्श रूप जिसका प्रयोग साहित्य रचना, शिक्षा आदि में होता है उसे ही हम लोग साहित्यिक भाषा की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, ये जो साहित्यिक भाषा होती है ये परिनिष्ठित होती है, मतलब ये जो है मानक होती है, और ये बहुत ही सुंदर और लुभावनी भाषा होती है, ठीक है। जैसे कि ये पुस्तक जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही है ये भी साहित्यिक भाषा में ही लिखी गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साहित्यिक भाषा को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यावसायिक भाषा के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग लैंग्वेज फॉर कॉमन यूज एंड ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
व्यवसाय व्यापार में जो भाषा प्रयुक्त होती है दोस्तों, उसे ही हम लोग व्यावसायिक भाषा कहते हैं। और ये भाषा कभी मानक भी होती है, कभी अमानक भी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये कभी औपचारिक भी होती है अथवा कभी अनौपचारिक भी होती है। ठीक है, मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर उस फैक्ट्री का मालिक आता है और अपने वर्कर्स से काफी अभद्र तरीके से बात करता है। तो उस परिस्थिति में जो वो व्यावसायिक भाषा है वो अनौपचारिक है। ठीक है, लेकिन जब उसी समय उसी ऑनर के सामने, उसी मालिक के सामने कोई क्लाइंट आता है, मतलब कोई बड़े आदमी आते हैं जिनको कि उस फैक्ट्री में बन रहे सामानों को खरीदना है, तो उस समय जो ऑनर है, जो भी फैक्ट्री के ऑनर है, मालिक है, वो उस व्यक्ति से काफी प्रेम से, काफी ही सहज भाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो उस समय जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग व्यावसायिक भाषा समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सी भाषा है जिसको अभी हम लोगों को जानना है। ठीक है, आगे है दोस्तों कार्यालयी भाषा। ठीक है, कार्यालयों, निकायों, कंपनी आदि में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग कार्यालयी भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो भाषा होती है दोस्तों, कभी तकनीकी वाली होती है, कभी अर्ध तकनीकी वाली होती है और कभी औपचारिक भी होती है, लेकिन बहुत कम ही परिस्थिति में अनौपचारिक होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी ये जो है अनौपचारिक भी हो जाती है। ठीक है, और कार्यालय में किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं ये तो लगभग आप सभी जान गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कभी न कभी कोई ना कोई कार्यालय तो जरूर गए होंगे, किसी न किसी कार्यालय में आप लोग गए होंगे, वहां पर आप लोगों ने बोलने का जो स्तर है उसको जरूर देखा होगा। तो इसके उदाहरण की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राजभाषा के बारे में। ठीक है, ये राजभाषा क्या है? ठीक है, सरकार और जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है दोस्तों, उसे ही हम लोग राजभाषा कहते हैं, या फिर हम लोग साधारण तौर पे ये कह सकते हैं कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा है। ठीक है, और ये जो राजभाषा होती है दोस्तों, ये प्रायः परिनिष्ठित व मानक होती है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये औपचारिक होती है, इसमें बोलने का स्तर काफी ऊंचा होता है और अच्छा होता है। ठीक है, और ये जो राजभाषा होती है देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग राजभाषा भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो राष्ट्रभाषा होती है ये पूरे देश की मानक भाषा होती है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रभाषा होती है इसका संबंध राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा होता है, और ये जो राष्ट्रीय चेतना होती है ये सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रभाषा होती है ये किसी देश के महान परंपरा और सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को जागृत करती है तथा लोगों के सामने पेश करती है। ठीक है, और कभी भी राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुप्त भाषा, जिसे हम लोग कैंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो भाषा होती है दोस्तों, ये किसी विशेष वर्ग द्वारा बोली जाती है, और ये भाषा तभी बोली जाती है जब इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो। जैसे कि कोई चोर चोरी करने जाता है, ठीक है, और उस समय अगर वो अपने मुख से कुछ अपनी आवाज को निकालेगा तो हो सकता है कि सामने वाले जिस घर में वो चोरी कर रहा है उसके अंदर के लोग जग जाए और फिर उसे पकड़ के पीट दे, पुलिस के पास भेज दे। तो उस समय वो क्या करते हैं कि एक विशेष भाषा अथवा गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वो आंखों से इशारा करते हैं अथवा हाथों से अपने चोर साथी को इशारा देते हैं, उसको चोट करते हैं। तो इस तरह से वो अपनी बात को अपने चोर साथी तक संप्रेषित कर देते हैं, और इसे ही हम लोग कह सकते हैं गुप्त भाषा। ठीक है, या फिर हम इसे चोर भाषा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग साधारण शब्दों में कहें तो किसी विशेष वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो कि केवल वही वर्ग समझे। ठीक है, तो इसे हम लोग वर्ग भाषा अथवा चोर भाषा कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मृत भाषा के बारे में। ठीक है, ये मृत भाषा क्या होती है? दरअसल दोस्तों ये एक सार्थक भाषा होती है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भूतकाल में हुआ होता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सार्थक भाषा जिसका प्रयोग कभी भूतकाल में हुआ हो किंतु वर्तमान में यह व्यवहार में नहीं हो। उदाहरण के लिए आप लोग संस्कृत को ले लीजिए दोस्तों। पहले संस्कृत में ही व्यक्ति अपने विचारों का संप्रेषण करते थे। ठीक है, जो देवता होते थे वो भी अपने विचारों का संप्रेषण संस्कृत भाषा के माध्यम से ही करते थे, किंतु संस्कृत भाषा जटिल थी। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और संस्कृत जो है ये पीछे छूट गई और उसके जगह पे
हिंदी ने अपना स्थान ले लिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि अगला आधार कौन सा है जिसके आधार पर भाषा का वर्गीकरण हुआ है। अब अगला जो आधार है दोस्तों वो है निर्माण का आधार। ठीक है, निर्माण के आधार पर कितनी भाषाएं हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली भाषा है सहज भाषा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसे ही हम लोग सहज भाषा की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, जो भी है, जो भी आप लोग बोलते हैं उसे ही हम लोग सहज भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी भाषा होती है वो होती है कृत्रिम भाषा। ठीक है, और ये जो कृत्रिम भाषा है दोस्तों, इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहला है सामान्य कृत्रिम भाषा और दूसरा है गुप्त कृत्रिम भाषा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को कृत्रिम भाषा के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग सामान्य कृत्रिम और फिर गुप्त कृत्रिम भाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो कृत्रिम भाषा होती है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है दो अलग अलग भाषा भाषी लोगों के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको हिंदी ना आती हो और इंग्लिश आती हो और मुझे इंग्लिश नहीं आती हो। ठीक है, तो उस समय हम दोनों के बीच में संप्रेषण का कार्य नहीं हो पाएगा, मतलब हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस परिस्थिति में एक कृत्रिम भाषा का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से हम दोनों अपने भाषाओं का, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कृत्रिम भाषा के उपभेद के बारे में, जिसमें सबसे पहला है सामान्य कृत्रिम भाषा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सामान्य कृत्रिम भाषा होती है, ये सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त भाषा होती है। जैसे कि हम और आप जैसे सामान्य लोग हैं और इनके बीच में भाषा का संप्रेषण करना है, मतलब अपने अपने विचारों का संप्रेषण करना है, और हम लोग अलग अलग भाषा भाषी है, तो हम लोग सामान्य कृत्रिम भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम लोग गुप्त कृत्रिम भाषा की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस भाषा का कोई ना कोई विशेष प्रयोजन जरूर होता है। जैसे कि चोर चोरी करने जाते हैं तो वो लोग गुप्त कृत्रिम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो आंखें मटकाते हैं अथवा अपने हाथों से अपने चोर साथी को चोट करते हैं, तो ये जो है गुप्त कृत्रिम भाषा के अंतर्गत आएगी। गुप्त कृत्रिम भाषा के बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी चर्चा की, जिसे हम लोग गुप्त भाषा अथवा चोर भाषा के नाम से भी जानते हैं। जब हमने प्रयोग के आधार पर भाषा के विभेद के बारे में बात करी थी, तभी हमने आपसे गुप्त भाषा के बारे में चर्चा की थी। आप लोग ऊपर जाके जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, या फिर आपने दिल से या ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार आप लोग ऊपर जरूर जाके देखें कि हमने गुप्त भाषा की चर्चा करी है अथवा नहीं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मानकता के आधार पर भाषा के कितने भेद हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मानकता के आधार पर भाषा के 4 भेद है, जिसमें सबसे पहला है मानक या परिनिष्ठित भाषा, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। जो भाषा व्याकरण सम्मत तथा प्रयोग सम्मत होती है दोस्तों, उसे ही हम लोग मानक या परिनिष्ठित भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मुझे घर जाना है, तुम जाओ, ये सभी जो भाषाएं हैं ये मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानकेतर भाषा के बारे में। ठीक है, ये जो भाषा होती है दोस्तों, ये प्रयोग सम्मत तो होती है किंतु व्याकरण सम्मत नहीं होती है। मतलब हम लोग प्रयोग में लाते तो हैं लेकिन इनका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैंने घर जाना है, तुमने खाना खा लो, ये इस तरह की जो भाषा है ये मानकेतर भाषा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कौन सी भाषा है जिसकी चर्चा अभी हम लोगों को करनी है। अब नीचे है दोस्तों अमानक भाषा। ठीक है, तो जो भाषा न प्रयोग सम्मत हो और न ही लोक सम्मत हो अथवा न ही व्याकरण सम्मत हो। ठीक है, ऐसी भाषा अमानक भाषा कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मेरे को जाना है, तुमने कुछ खायो या नहीं, इस तरह की जो भाषा है ये अमानक भाषा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उपभाषा के बारे में। ठीक है, तो ये उपभाषा क्या होती है दोस्तों, मानक भाषा का जो अनौपचारिक स्वरूप होता है उसे ही हम लोग उपभाषा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ठेठ भाषा। ठीक है, या जिसमें कि अश्लील शब्दों का मिश्रण होता है, तो वैसी भाषा ही उपभाषा होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रकार के आधार पर भाषा के भेद। ठीक है, तो दोस्तों प्रकार के आधार पर भाषा के 4 भेद है, जिनमें सबसे पहला है संपूरक भाषा। ठीक है, तो दोस्तों जिस भी भाषा के माध्यम से हम लोग निजी ज्ञान में वृद्धि करते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग संपूरक भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं परिपूरक भाषा के बारे में। ठीक है दोस्तों, दरअसल सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति जिस भी भाषा के माध्यम से होती है उसे ही हम लोग परिपूरक भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला जो है दोस्तों वो है सहायक भाषा। हम लोग बात करेंगे अभी सहायक भाषा के बारे में। ठीक है, जैसे मान लिया जाए
कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो बोलता है क्या तुमने डिनर किया, तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है। क्या तुमने हिंदी है जबकि डिनर इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जो सहायक भाषा होती है, इस तरह के भाषा में दो या दो से अधिक भाषाओं का मिश्रण होता है और ये दोनों भाषा एक दूसरे के सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये बोलेंगे कि क्या तुमने किया, तो यहाँ पर ये भाषा जो है, ये जो सेंटेंस है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि क्या तुमने डिनर किया, तो यहाँ जो है हिंदी की पूरक इंग्लिश है और इंग्लिश की पूरक हिंदी है, तो दोनों एक दूसरे के अर्थ को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे सहायक भाषा की संज्ञा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों समतुल्य भाषा के बारे में, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में हिंदी भाषा भाषी समुदाय के लोग रहते हैं, तो उस व्यक्ति को भी भारत में हिंदी ही बोलनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसी समय वो व्यक्ति अगर अमेरिका चला जाता है तो अमेरिका की राष्ट्रभाषा इंग्लिश है, तो उस व्यक्ति को उस समय हिंदी का प्रयोग छोड़कर इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उस समय अमेरिका में हिंदी के समतुल्य जो भाषा है वो इंग्लिश भाषा है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश के समतुल्य वाली भाषा हिंदी है। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है दोस्तों, ये समतुल्य भाषा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ऐतिहासिकता के आधार पर भाषा के कितने भेद हैं। तो ऐतिहासिकता के आधार पर मूलतः भाषा के 4 भेद हैं, जिनमें सबसे पहला है मूल या उद्गम भाषा। दोस्तों जिस भाषा से अन्य भाषाएं निकली हो उसे ही हम लोग मूल अथवा उद्गम भाषा के नाम से जानते हैं, जैसे कि भारोपीय भाषा, ठीक है। और इसी भारोपीय भाषा से बहुत सारी भाषाएं निकली है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है। दूसरा वाला है दोस्तों प्राचीन भाषा, ठीक है। तो ये जो प्राचीन भाषा होती है, ये प्राचीन काल में प्रयुक्त भाषा होती है और ये जो भाषा होती है इसका प्रयोग आजकल नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि प्राचीन भाषा में हम लोग उदाहरण ले सकते हैं संस्कृत का, ग्रीक का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों मध्यकालीन भाषा के बारे में, ठीक है। ये जो मध्यकालीन भाषा है दोस्तों, इसका प्रयोग मध्यकाल में हो चुका है, ठीक है। जैसे कि पाली और प्राकृत, ठीक है, ये जो भाषाएं हैं इनका प्रयोग मध्यकाल में हुआ है और कहीं कहीं इनका प्रयोग आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक भाषा के बारे में, ठीक है। ये जो आधुनिक भाषा है दोस्तों, इसका प्रयोग आधुनिक काल में होता है, मतलब अभी हो रहा है और आगे भी शायद होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं हिंदी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो है यह है सम्मिश्रण के आधार पर, हम लोग अब चर्चा करेंगे सम्मिश्रण के आधार पर भाषा के कितने भेद हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज कर दूं इन सभी को। तो सबसे पहला है पिजीन। ये पिजीन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों दो भाषा भाषी समुदाय के भाषाओं को मिश्रित करके जो भाषा बनाई जाती है उसे हम लोग पिजीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस मिश्रित भाषा को हम लोग संकर भाषा भी कहते हैं। और ये जो पिजीन होती है दोस्तों, यह किसी भाषा भाषी समुदाय के लोगों की मातृभाषा नहीं हो सकती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पिजीन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रियोल के बारे में, ठीक है। तो ये जो क्रियोल होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्रियोल, ये क्रियोल, ठीक है। ये जो क्रियोल होता है दोस्तों, ये पिजीन का ही विकसित स्वरूप होता है, ठीक है। और ये जो क्रियोल होता है इसका व्याकरण होता है, इसकी शायद लिपि भी होती है, ठीक है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मॉरिशस देश में जो भाषा बोली जाती है उसे हम लोग क्रियोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रियोल क्या होता है कि पिजीन का ही विकसित रूप होता है, ठीक है। और क्रियोल में क्या होता है कि जो लोग पुराने होते हैं वो पिजीन बोलते हैं, ठीक है। और जब उसी पुराने लोगों की अगली पीढ़ी होती है तो उसी पिजीन को और डेवलप करते हैं और क्रियोल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना भाषा के विविध स्वरूप के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।